सबसे पहले फ़खर दुरानी साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और यही सवाल कि हुकूमत के मौजूदा इक़दामात से आपके ख़्याल में सियासी इस्तेहकाम आएगा या अदम इस्तेहकाम? जी शुक्रिया मुबश्शिर साहब। मेरा ख्याल है कि अभी भी सियासी तौर पे हम कोई इस्तेकाम नहीं हमें नज़र आ रहा मुल्क में। जिस तरफ हालात बढ़ते जा रहे हैं इससे मैं ये समझता हूँ कि मज़ीद अदम इस्तेकाम आएगा और उसकी जो वजूहात हैं ये आपने बयान भी कर दी हैं कि हुकूमत की तरफ से तो ये जो बयानात दिए जा रहे हैं, लेकिन जो दूसरी तरफ है PTI उसकी तरफ से जो बयानात दिए जा रहे हैं, ख़ास तौर पर जो इमरान खान ने 2 दिन पहले इंकशाफ किया है कि उन्होंने अपने जो वर्कर्स थे उनको कहा था GHQ के सामने एहतजाज के हवाले से अगर वो गिरफ्तार किए जाते हैं तो मुझे ये लगता है कि ये जो स्टैंड ऑफ है ये कोई ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाला। किसी न किसी एक को बैकफुट पे जाना होगा, अदरवाइज़ ये मुल्क नहीं चल सकता है। जिस तरफ ये सियासी हालात जा रहे हैं उससे माशी तौर पे तो अदम इस्तेकाम आएगा ही आएगा, लेकिन उसके साथ साथ जो मुल्क के अंदरूनी हालात हैं वो भी बिगड़ते जा रहे हैं। हमने देखा है बन्नू की सूरत हाल जो वाक़या हुआ, उसके बाकी जो हैं, तो ये मेरा ख्याल है कि ये सियासी तौर पर इनको मेजॉरिटी शो करनी होगी, चाहे वो रूलिंग कोalition हो या उसके साथ अपोजिशन हो, ख़ास तौर पे इमरान खान। जब तक ये इमरान खान को भी ये समझ नहीं आएगी कि ये तमाम तर जो मामलात हैं इनको सियासी तौर पे हल नहीं किया जा सकता, वो चाहे वो अग्रेसिव स्टैंस लें, चाहे वो एक अग्रेसिव सियासत करें, लेकिन वो जितनी ज़्यादा अग्रेशन दिखाएंगे मेरा ख्याल है कि ये सूरत हाल ज़्यादा बिगड़ती जाएगी। हमें ये समझना होगा कि इस टाइम जो इमरान खान का टारगेट है वो इस्टेब्लिशमेंट है, वो उसी को ही टारगेट कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके फ्रंट पे हमें भी मालूम है कि ये मुस्लिम लीग नून की है हुकूमत, तो वो उसको डिफेंड भी कर रहे हैं। फिर चाहे वो इस तरह के इक़दामात रेफरेंस के हवाले से हों या बाकी हों, तो मेरा ख्याल है कि आने वाले जो दिन है उसमें मज़ीद सूरत हाल गंभीर होगी, सियासी तौर पर इंतशार भी बढ़ेगा, कोई इसमें कम होने का चांसेस नज़र नहीं आ रहे। आपको क्या लग रहा है शहजाद इकबाल साहब, हुकूमत के मौजूदा इक़दामात सभी के सामने हैं, बयानात जो सामने आ रहे हैं, इन बयानात और इक़दामात से सियासी इस्तेहकाम आएगा या अदम इस्तेहकाम है? जी, मुझे भी नहीं लगता कि हम किसी भी तरीके से सियासी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहे हैं। ना तो जो हुकूमत का इरादा है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने का, उससे इस्तेहकाम नजर आता है, ना तो जिस किस्म के बयानात और जो सियासत इस वक्त तहरीक इंसाफ कर रही है उससे हमें कोई इस्तेहकाम की खैर नजर आती है। जो आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया इंतशारी टोला, मरियम नवाज साहिबा तो ये 9 मई से बहुत पहले से कह रही है। मुझे याद है 2022 में जब PDM हुकूमत आ चुकी थी उस वक्त भी ये कहती थी इंतशारी टोला है, फितना है, जिसको कुचल देना चाहिए, इनकी सियासत में कोई जगह नहीं है। तो वो तो उस वक्त से बात कर रही हैं। आपने वजीर आजम का भी नाम लिया, लेकिन जो DG ISPR की प्रेसर थी उसमें उन्होंने भी सियासी जमात का नाम नहीं लिया, इंतशारी टोले का उन्होंने जिक्र किया और रेफरेंस ऐसा लगता है कि वो तहरीक इंसाफ के हवाले से ही था। तो ये एक टर्म जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जा रही है और इसी बुनियाद पर हुकूमत भी कह रही है कि हम पार्टी को बैन करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से इस पर तो सबकी मुत्तफ़िका राय थी कि जब ये सामने आया था मंसूबा और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने इसका ऐलान किया था, तो सब उस पर जितने भी सियासी तज्ज़ियाकार हो सबकी ये राय थी कि ये बहुत ही बुरा प्लान है, क्योंकि एक तो ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेगा। सुप्रीम कोर्ट का मूड आपको इस वक्त पता है क्या है, और अगर मूड ना भी हो तब भी जिस बुनियाद पे ये करना चाह रहे थे, ऐसा नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को बरकरार रखेगी, तो वो बैन का कोई फायदा नहीं होगा। और अगर माजी में आप चले भी जाएं, सियासी तौर पर जिन जमातों को आपने बैन किया उससे फायदा क्या हुआ है? मतलब तहरीक इंसाफ की मिसाल ले लें, आपने सिंपल ले लिया, ऑलमोस्ट जमात खत्म हो गई थी, इलेक्शन में तो थी नहीं, वो आजाद उम्मीदवार थे, फिर भी वो जीत गए। जो अवामी नेशनल पार्टी जब NAP थी, नेशनल पार्टी थी, नेशनल अवामी पार्टी, तो उस वक्त पहले याया खान ने उन पर बैन लगाया, फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने बैन लगाया, उन्होंने नाम बदल लिया, पहले नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी बन गया, आज वो ANP की सूरत में है। तो इससे सियासी पार्टीज खाली बैन लगाने से तो खत्म होती नहीं है। हमें मेरे ख्याल से जिस चीज़ की हम बात करते रहे, और मेरे ख्याल से जो भी जी शऊर इंसान होगा वो यही कहेगा कि मामला तो बातचीत के जरिए हल हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल उसकी फिजा नजर नहीं आती। तो अगर आप इस तरफ भी आगे बढ़ेंगे कि हमने पार्टी को बैन करना है, ये इंतशारी टोला है, उससे मेरे ख्याल से मामला हल नहीं होगा। हम बार बार कहते रहे कि जिसका जो जुर्म है उसके प्रोपोर्शनेट उसको सजा मिलनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि जुर्म कुछ लोगों का हो और पूरी पार्टी पे बैन लगा दिया जाए। या उसकी एक बड़ी मिसाल हमें नजर आती है जब हम बार बार इसका मुताला करते हैं कि पिछले सालों में हुआ क्या है। जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिन्होंने पार्टी छोड़ दी, उनके ऊपर तो कोई कानूनी केस नहीं बनता। मुराद रास वाज वन ऑफ द फर्स्ट वन जिसकी बात की गई कि उनके तो कॉल ट्रेस में, वो आप देख रहे हैं कि पार्टी बदलने के बाद आजाद है। खैबर पख्तूनख्वा के आपके जो सदर थे जिन्होंने अपनी जमात बना ली, साबिक चीफ मिनिस्टर, उनको भी जो है छोड़ दिया गया। जो सिंध के आपके सरबराह थे वो भी छूट गए। तो मतलब हमें नजर आना चाहिए कि जिस शख्स का जुर्म है
वो साबित हो, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, मेरे ख्याल से इसी तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है। अदरवाइज ये पार्टी बैन करने से तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस्तेकाम की सूरत हाल पैदा होगी। सोहेल वड़ाई साहब, जिस तरह शहजाद भी बात कर रहे हैं, इस मामले को, इस फैसले को तमाम ही सियासी माहिरीन गलती करार दे रहे हैं, लेकिन फिर क्या वजूहात हैं कि हुकूमत इतनी शिद्दत से इन इक़दामात को इम्प्लीमेंट करना चाहती है? देखिए जी, हम तो ज़ाती तौर पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान टारगेट होते रहे सोशल मीडिया के ज़रिए, हम तकरीबन सारे ही लोग, और अब भी वो हमारे खिलाफ हमले करते रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि आइन और जमहूरियत का तकादा है और उसी के तहत रियासत चल रही है फिलहाल, तो उसमें तो ये चीज़ मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये जानी है सुप्रीम कोर्ट के पास और हमें पहले से अंदाज़ा है कि सुप्रीम कोर्ट इसकी अप्रूवल ही देगी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो हमारे तीनों या चारों बड़े किरदार हैं वो सारे बंद गले, ऐसे लगता है कि ये सारे ही एक मैसूर हो चुके हैं अपने अपने मफादात के अंदर, और कोई भी उससे अगर निकलता है तो उसको लगता है कि मुझे नुकसान है, और उस बंद गली के अंदर जो हिसार है उसमें रहने में उन्हें फ़ायदा नज़र आता है। लेकिन इन सब के फ़ायदों में नुकसान हो रहा है मुल्क का और अवाम का। और हल इसका क्या है कि देखिए, जब भी कोई मसालियत होती है, मफाहमत होती है, लेन देन होता है, डील होती है, एनआरओ होता है, जिसको हमने बदनाम किया हुआ है सबको, तो जाहिर है आपको हर एक को अपनी पोजीशन से नीचे आने पड़ता है। तो वो कोई तैयार नहीं है और हम बगटट दौड़े जा रहे हैं, और ना ये पीटीआई को समझ आ रही है, ना नून को समझ आ रही है, ना मुक्तदरा को समझ आ रही है, और ना अदलिया को समझ आ रही है कि ये सारे उस बहरान में ऐड ऑन कर रहे हैं, इजाफा कर रहे हैं। कोई भी उस बहरान को कम करने की तरफ कोई स्टेप नहीं लेता। ये काबिल अफसोस है। सही। तो साफ़ी साहब, नून लीग फिर क्यों इस मामले पर अटक गई है? जिस तरह सियासी माहिरीन तज्ज़िये तबसरे दे रहे हैं, फैसले को गलती करार दे रहे हैं, नून लीग इस मामले पर अटल है कि वो ये करके छोड़ेगी? मेरे ख्याल में नून लीग भी डरा ज़्यादा रही है और संजीदा इस मामले में कम है, क्योंकि जिस दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उस दिन के रिपोर्ट कार्ड में ये सवाल किया गया, तो जब हम सब ने मुखालफत की तो फिर ये कहा गया कि फिर हुकूमत इससे पीछे कैसे हटेगी। तो उस वक़्त भी मैंने अर्ज़ किया था कि उसके हज़ार बहाने हो सकते हैं। ये कहेंगे कि जी नवाज शरीफ साहब नहीं माने, ये कहेंगे काबीना में इत्तेफाक नहीं हुआ, ये कह देंगे कि जी अपोजिशन पार्टियाँ नहीं मान रही है। तो हुकूमत बयानात दे रही है, इक़दामात नहीं कर रही है, वरना तो आज वफाकी काबीना का इजलास था, उसमें मंजूरी दे देती और प्रोसेस शुरू कर देती। लेकिन आज वफाकी काबीना में सिर्फ बयानात हुए, कोई इक़दाम नहीं हुआ। तो मुझे तो नहीं लगता कि हुकूमत ये बेवकूफ़ी कर सकेगी।